हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डीएसए। अब डीएसए में बात करें तो बेसिक एरे के बारे में बात कर रहे हैं और हमने एक स्ट्रक्चर्ड सीट बनाई हुई है ताकि आप डीएसए सीख सको। इस सीट में दिए गए प्रॉब्लम एक दूसरी प्रॉब्लम को सपोर्ट जरूर करते हैं। एक कॉन्सेप्ट अगर आप सीखोगे तो दूसरी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अप्लाई होता भी है। तो इसी चीज को समझने के लिए आज हम बात करेंगे पास्कल्स ट्राइंगल के बारे में। अभी तक हमने एरे की बेसिक नॉलेज गेन करी हुई है और बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये फर्जी के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे चल के आपको काम आने वाले हैं या फिर इंटरव्यू में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हमारा दो ऑब्जेक्टिव है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे अप्रोच करना है, कैसे इन सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेन रीजन है इंटरव्यू अगर आप देने वाले हो या फिर आपका शेड्यूल है इंटरव्यू 10 to 15 डेज में, तो ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो पूछ ली जाती हैं। तो अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो बहुत बढ़िया है। तो पास्कल्स ट्रायंगल पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या रहा है। तो इसको ओपन कर लेना है। वैसे इस सीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां जाके एक्सेस कर सकते हो इस सीट को और यहाँ पे प्रॉब्लम्स को आप ओपन कर सकते हो। तो पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है और ये भी समझना होगा कि प्रॉब्लम का टाइप क्या है, यानी कि पूछा क्या जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो पास्कल्स ट्रायंगल में गिवन है आपको नम रोज। अभी एक इंटीजर वैल्यू है वो आपको गिवन है। अब उससे करना क्या है, आपको उसे करना यह है कि रिटर्न द फर्स्ट नम रो ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल क्या है, तो अगर हमारी n इक्वल्स टू 1 है तो पास्कल ट्रायंगल में जो हमें रिटर्न कराना है वो ये 1 रिटर्न कराना है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो उसमें हमें ये रिटर्न कराना है। ठीक है, पहली रो हमारी 1 है, दूसरी रो में हमारा 1,1 आ रहा है तो ये रिटर्न कराना है। n की वैल्यू अगर हमारी 3 होती है तो इस केस में हमें रिटर्न क्या कराना है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए जो है वो, n इक्वल्स टू 2 के लिए है वो, और n इक्वल्स टू 3 के लिए जो, तो ये 1 2 1। तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, यानी कि n इक्वल्स टू 6 अगर दिया गया है तो इस लिस्ट में टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए और 6 के 6 एलिमेंट हमारे लिस्ट होंगे। तो एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, n इक्वल्स टू 3 के लिए। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है कि क्या रिटर्न करना है। और अब ये एलिमेंट है, ये कैसे आएंगे इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 के लिए हमें रिटर्न कराना है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए कौन सी वैल्यू है, 2 के लिए कौन सी वैल्यू है, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए, सब के लिए जो वैल्यू है उसको एक लिस्ट में डाल के रिटर्न कराना है। तो पहला जो होगा हमारा 1 होगा, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो, n की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये रखेंगे। n की वैल्यू अगर 2 होती है तो क्या होगा हमारा, 1 वाला तो आएगा ही आएगा। 2 के लिए हमारे पास ये 1,1 आएगा। n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या आएगा, 1 स्टार्टिंग में रहेगा, 1 प्लस 1 कर देंगे 2 आएगा एंड 1 ये आखिरी में रहेगा। तो ये हमारा n इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, n इक्वल्स टू 4 के लिए कैसे रखेंगे, n इक्वल्स टू 4 के लिए हम करेंगे 1 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब अगला वाला एलिमेंट क्या आएगा, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3। अगला वाला एलिमेंट कैसे आएगा, 2 प्लस 1 3, और आखिरी में हमारा 1 रहेगा। तो शुरू और आखिरी में हमारा 1 रहने वाला है। बीच में नंबर कैसे आएंगे वो हमारे कॉन्सेक्यूटिव। तो यहाँ पे जब भी लॉजिक लिखेंगे तो 1 और 2 के लिए तो कुछ भी नहीं लिखना है, 1 और 2 के लिए तो हमें रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई सम हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ हमारा n 1 होता है तो उस केस में हमें क्या रिटर्न कराना है, सिंपल सा लिस्ट रिटर्न कराना है जिसमें 1 एलिमेंट होगा। अगर n इक्वल टू 2 होता है तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, तो इस केस में भी हमें सिंपली रिटर्न करा देना है क्योंकि इन दोनों ही केस के लिए कोई भी लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। लॉजिक कब आएगा, n इक्वल्स टू 3 के बाद से। अगर हमें नई वाली रो बनानी है तो पुरानी वाली रो को ही यूज करेंगे। तो n इक्वल्स टू 3 के लिए अगर मुझे बनाना है तो n इक्वल्स टू 2 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यही वाले नंबर ऐड होंगे। n इक्वल्स टू 4 के लिए अगर लिखना है तो 4 के लिए हमें 3 वाला ये वाला रो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टोर कर देंगे। स्टोर कर लिया, वेल एंड गुड। अब बात करेंगे कि कैसे एक्सेस करेंगे। फॉर IDX इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए 1 और 2 के केस में तो हमें मिल चुका है। अब डायरेक्टली हम जंप करेंगे 3 पे। ठीक है, अगर मैं टोटल 5 निकालने हैं, ठीक है, तो 1 2 तो मिल ही गया है। ठीक है, 3 निकालना है, 4 निकालना है, 5 निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, 5 तक। 5 माने n तक, जो भी n गिवन होगा वहां तक जाएंगे और हर बारी हमें निकालना पड़ेगा।
तो हर बारी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस वाले एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक हमारे पास करंट लिस्ट नाम से ले लेंगे, जिसमें एक एलिमेंट तो रख ही लेते हैं। वो एलिमेंट कौन सा होगा, 1। अब देखिए हर बार क्या कर रहे हैं, 1 तो रख ही रहे हैं। तो n इक्वल्स टू 3 के लिए रखना है तो 1 तो रख ही रहे हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ एंड सेम चीज को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बट कुछ चीजें आपको समझ में ज्यादा आएंगी। तो चीजें समझ में कैसे आएंगी, अब देखिए n इक्वल्स टू अगर 1 के लिए लेना है तो हमारा जो नंबर होगा वो 1 होगा। n इक्वल्स टू 2 के लिए लेना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है 1 एंड 1 होगा। n इक्वल्स टू 3 के लिए चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो 1 ऐड करा लेना होगा। ग्रेट। अब मुझे अगला वाला एलिमेंट चीज में क्या करूंगा, इसको और इसको ऐड करूंगा, यानी कि जिस भी इंडेक्स पे हूं उस इंडेक्स के पहले वाले को ऐड कराएंगे। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसके आगे कोई इंडेक्स नहीं है तो आखिरी में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। सिमिलर केस अगर n इक्वल्स टू 4 के लिए चाहिए तो मुझे इस रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहला बताओ काम यही है कि 1 ऐड कर दो। ठीक है, ग्रेट, ऐड कर दिया। नाउ बारी है कि एलिमेंट अगला वाला कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, इसको और पिछले वाले को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। इस वाले के लिए एलिमेंट चाहिए तो 1 + 2 करोगे 3, और आखिरी में मुझे क्या कर देना है, फिर से एक ऐड कर देना है। तो स्टार्टिंग में भी एक ऐड करना है, आखिरी में भी ऐड करना है। बीच वाला प्रोसेस डिपेंड करेगा इस प्रीवियस वाली लिस्ट पे। अब प्रीवियस लिस्ट एक्सेस करना है तो यहाँ पे जो भी आंसर है, क्योंकि प्रीवियस लिस्ट हमारा लास्ट में ही ऐड होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आंसर -1। तो ये क्या करेगा, आखिरी वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो दे देगा। तो अभी के लिए हमारे पास आखिरी इंडेक्स पे 1 1 है। तो इस वाले केस के लिए n इक्वल्स टू 3 के लिए हमारे पास 1 और 1 है, यानी कि ये प्रीवियस लिस्ट मिल चुकी है। ठीक है, बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ। इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और देखते भी जाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या किया हमने, अभी 1 एक लिस्ट ली, ऐड कर दिया। अब हमारे पास प्रीवियस लिस्ट है जिसमें ये एलिमेंट है। अब मुझे एक फॉर लूप लगाना होगा, कहाँ से कहाँ तक, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके आगे जितने भी एलिमेंट होंगे वहाँ तक जाएंगे। अब देखिए प्रीवियस लिस्ट की साइज पर डिपेंड करेगा। तो फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 पे तो होगा ही होगा, और कहाँ तक जाएंगे, लेंथ ऑफ प्रीवियस लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं प्रीवियस लिस्ट का जो लेंथ है उस पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐड कहाँ से होना है। तो ऐड होना है प्रीवियस लिस्ट से ही। ठीक है, प्रीवियस लिस्ट का लेंथ है यहाँ पे, तो एक ही एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, 1 + 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखना है कि एक वैल्यू ले लो, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्रीवियस लिस्ट ऑफ i ले लो, और प्रीवियस लिस्ट ऑफ i -1 ले लो। ठीक है, जो करंट जिस भी इंडेक्स पे हो आप वो इंडेक्स ले लो। तो ये वाला इंडेक्स ले लो 1 और इसके पहले वाला इंडेक्स 0, दोनों की वैल्यू ऐड कर दो। तुम्हारे पास वैल्यू ऐड होकर क्या आ गई, 2। अब दोनों ही वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब इसी वैल्यू को क्या करना है, हमें इस करंट वाली लिस्ट में अपेंड कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि करंट लिस्ट में इस चीज़ को ऐड कर दो। ठीक है, अब पाइथन में बात करें तो ये अपेंड लिखते हैं, अदरवाइज सिंपल लिख दो ऐड करना है। ऐड करना है किसको, वैल्यू को। अब ये एडिशन होता रहेगा। ठीक है, 1 ऐड हो गया, फिर 2 ऐड हो जाएगा, एंड जैसे ही सारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाए, तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो 1 के बाद हमारा फॉर लूप जाएगा आगे वाले पे, जो कि आगे वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे 2 ऐड हो चुका है, आगे वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म होने के बाद मुझे फिर से एक ऐड करना होगा 1। तो यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखेंगे, लूप खत्म होने के बाद करंट लिस्ट में डॉट एक और एलिमेंट ऐड कर दो 1। शुरू में एक एलिमेंट ऐड होगा एंड बाद में भी एक एलिमेंट ऐड कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद क्या हो गया, हमारा ये करंट लिस्ट में सारे एलिमेंट आ गए। अब इस करंट लिस्ट को हमें फाइनल आंसर में डालना है। अब क्योंकि IDX इक्वल टू 4 के लिए भी तो करेंगे, 4 के लिए हमें 3 वाला पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको आंसर में भी अपेंड करेंगे। तो आंसर डॉट अपेंड करेंगे, क्या अपेंड करेंगे, पूरी लिस्ट ही अपेंड करेंगे, करंट लिस्ट। तो इतना प्रोसीजर करने के बाद ये रिपीट होता रहेगा, करंट लिस्ट अपडेट होती रहेगी, आंसर भी अपडेट होता रहेगा, और फाइनली हमें वो आंसर रिटर्न कर देना है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ आ रही है तो एक बार फिर से ड्राई रन कर लो आप, n इक्वल्स टू 5 के लिए, 4 के लिए, जिनके लिए भी करना चाहो आप एक बार ये ड्राई रन करके देखो। जैसे मैंने यहाँ पे ड्राई रन किया हुआ है वैसे आप ड्राई रन करके देख सकते हो। आइए चलते हैं, एक ड्राई रन करके देख ही लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, n इक्वल्स टू 4 के लिए अब हमारा जो ये आंसर है ये अपडेट हो चुका होगा। आंसर अपडेट होके क्या आ गया होगा, 1 आ गया है। ठीक है, ग्रेट, 1 1 आ गया है, ग्रेट, एक एलिमेंट और आ गया है
1 2 1। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं कि ये आ कैसे गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, करंट लिस्ट 1 ले लिया, 1 ऐड कर दिया। अब हम आएंगे प्रीवियस लिस्ट, प्रीवियस लिस्ट होगा आंसर -1, तो आंसर -1 तो हमारे प्रीवियस लिस्ट में ये आ जाएगा। अभी हमारा प्रीवियस लिस्ट ये था, अभी हमारा प्रीवियस लिस्ट चेंज होके क्या आ जाएगा, आप बोल सकते हो कि प्रीवियस लिस्ट हमारे पास ये है जिसमें 3 एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे प्रीवियस लिस्ट में और फिर सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, i = 1 से स्टार्ट करेंगे, आखिरी तक जाएंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो i और i-1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 को हम लिस्ट में अपेंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट i पे जाएंगे तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 अपेंड कर देंगे। फॉर लूप खत्म हो जाएगा, आखिरी में भी 1 ऐड कर देना है एंड इसको आंसर में भी अपडेट कर देना है। तो ये 1 3 3 1 ये भी ऐड हो जाएगा। तो आगे वाली जब कैलकुलेशन होगी तो ये पिछला वाला काम आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको लिखना है। अब देखिए सेम चीज़ को मैं कोड में लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो मैं फटाफट से लिख दूंगा यहाँ पे। बाहर आना है, रिटर्न कर देना है आंसर। लेट्स ट्राई टू रन इट। अगर कोई इश्यू आता है तो दिख जाएगा और नहीं आता है तो हम बहुत बढ़िया है कोड लिखने में। नेम n इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए n कहाँ पे यूज किया है, ओके यहाँ पे यूज किया इनिशियली, तो n नहीं होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा num rows। ठीक है, फिर से रन कराते हैं। अपडेट कराने के बाद अब उम्मीद है कि कोई इशू नहीं आएगा। आंसर नॉट डिफाइंड, ग्रेट। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक है, मुझे कॉपी पेस्ट करना पसंद नहीं है पर करना पड़ता है क्योंकि मैं वेरिएबल नेमिंग डिफरेंट दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो ये कोड चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोड आपका एक परी में सक्सेसफुली चल जाएगा, कई बार आपके कुछ टेस्ट कैसे चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, तो आपको एनालाइज करना है कि क्यों नहीं चल रहा है और उन पर काम करना है। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सोल्यूशन देखने लग जाए, पहले आप ड्राई रन करा के देखो कि ड्राई रन पे तो सही चल रहा है बट यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, हो सकता है कुछ इशू हो। तो अगर कुछ इशू नजर आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर देखना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस लिस्ट में आ क्या रहा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो डीबगिंग में आपको जब भी करना है प्रिंट कराओ, ठीक है, कंसोल लॉग कराओ अगर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, सी आउट कराओ सी प्लस प्लस के केस में। तो जो भी चीज़ें आप कर सकते हो डीबगिंग के लिए तो वो करो, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट फील्ड में जाओगे डायरेक्टली तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो कई बार वहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कराना पड़ता है, एक वेब ब्राउजर के कंसोल पे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके प्रिंट कराना पड़ता है कि डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। पाइथन में कर रहे हो तो टर्मिनल पे प्रिंट कराना पड़ता है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों से आप कुछ सीख नहीं रहे हो। अगर आपको एरर आ रही है तो आपको समझ में आ रहा है, एरर समझ में आ रही है तो ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एरर नहीं आता, कुछ कोड चल रहा है बट आपके कुछ टेस्ट केसेस नहीं चल रहे होते हैं। तो अगर आपके कुछ टेस्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रिंट करा के देखना होगा कि इस पर्टिकुलर स्टेप पे क्या वैल्यू है, इस पर्टिकुलर स्टेप पे क्या वैल्यू है। हो सकता है वैल्यू गलत ऐड हो रही हो, ठीक है, या हमने जो लॉजिक लिखा है, जैसे प्रिव मैंने यहाँ लिखा है आंसर -1, -1 हमेशा लास्ट देगा। तो लास्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर नहीं चल रहा है सही से, तो सारी चीज़ें प्रिंट करा के आप देख सकते हो। हर स्टेप पे प्रिंट करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक बार आप डीबग कर लो हाँ यहाँ इशू आ रहा है, उसके बाद आप सारे प्रिंट स्टेटमेंट हटा देना। तो यहाँ पे मैं सबमिट करने वाला हूँ। सबमिट करके देखते हैं कि हमारा ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी देखिए ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये एक्सेप्टेड ना हो। तो यहाँ पे टोटल 30 टेस्ट केसेस हैं जिसकी वजह से चल रहा है। टाइम कंस्ट्रेंट के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बेसिक्स ऑफ एरे कवर हो चुका है। अब आगे सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे, तो पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। तो कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो पढ़ेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड प्री सॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सीट में आप देख पा रहे हो प्री सॉर्टिंग पे भी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा मैं कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपको दूंगा जो आपको जाके स्पेसिफिकली सॉल्व करनी है। तो ऐसा नहीं कि इस सीट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ वही सॉल्व करनी है, नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट इसके अलावा इस सीट में और भी क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा जो आप जाके सॉल्व करके हमें बताओगे हाँ आपने ये सॉल्व कर लिया है।
तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।